ग्रहों के राजा सूर्य अपनी नीच राशि तुला में अक्टूबर 2022 में जा रहे हैं, जहां उनका सूर्य ग्रहण भी होगा। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा और किस अच्छे उपाय से हम इस ग्रहण से अपना बचाव कर सकें, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। कृपया वीडियो अंत तक ज़रूर देखिए। ओम नमः शिवाय। मैं अंशुमान आपका स्वागत करता हूं। अनुशासन व स्वाभिमान के ग्रह सूर्य व्यापार व व्यवहार की राशि तुला में जा रहे हैं, जहां वह अपनी नीच राशि में रहेंगे और उनका ग्रहण भी होगा। इसका आप पर यानी सभी 12 राशियों पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस वीडियो में मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। तो शुरू से अंत तक वीडियो को मैंने कुछ हिस्से में बांट दिया है, जिनमें सबसे पहले हम यह जानेंगे कि यह राशि परिवर्तन और ग्रहण कब हो रहा है, सूर्य इस राशि में कब आ रहे हैं और कब तक रहेंगे, ग्रहण किस दिन और किस घंटे में होगा। फिर देखेंगे कि इसका क्या अच्छा प्रभाव राशियों पर पड़ेगा और क्या समस्याएं आ सकती हैं। फिर उपायों पर चर्चा करेंगे और अंत में सभी 12 राशियों का राशिफल मैं अलग अलग बता दूंगा। तो सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन होंगे, जो वीडियो के शुरू में ही मैं आपको सूर्य के इस राशि में जाने का विस्तृत परिणाम क्या होगा उसकी चर्चा करते हुए बता दूंगा। अगर आपको यह विस्तार में नहीं जानना है कि सूर्य इस राशि में जाने पर क्या करेंगे, ग्रहण का क्या प्रभाव होगा और उपाय नहीं जानने हैं, सिर्फ अपना राशिफल जानना है, तो वीडियो को कुछ मिनट आगे बढ़ाकर आप सिर्फ अपना राशिफल सुन सकते हैं। अगर आपको उपायों सहित इस ग्रहण का परिणाम और राशि परिवर्तन का परिणाम विस्तार से सुनना है, तो अभी आप वीडियो देखना जारी रख सकते हैं। तो सबसे पहले जानते हैं कि राशि परिवर्तन कब हो रहा है। देखिए, सूर्य तुला राशि में 17 अक्टूबर को जाएंगे, जहां वह 16 नवंबर 2022 तक रहेंगे। इसी में सूर्य का ग्रहण भी होगा। 25 अक्टूबर को शाम 4:30 से 5:40 तक सूर्य ग्रहण में रहेंगे। यह भारत का समय मैंने आपको बताया है। पूरे विश्व के लिए 2:30 बजे से 6:30 बजे तक का लगभग समय होगा। इसके बाद हम यह जानने का प्रयास करते हैं कि इस राशि परिवर्तन से किन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। वैसे तो सभी 12 राशियों पर प्रभाव पड़ेगा, लेकिन सूर्य सरकार और अधिकारी वर्ग के कारक होते हैं और तुला व्यापार की राशि है। तो इस राशि परिवर्तन से सरकारी कर्मचारी से लेकर साधारण व्यापारी तक सभी प्रभावित होने वाले हैं, और ग्रहण से भी। फिर भी जिन लोगों की सूर्य और शुक्र की दशा चल रही है, उन पर इसका अधिक असर आएगा। इस राशि में 3 नक्षत्र आते हैं, चित्रा, स्वाति और विशाखा। तो जिन लोगों के भी जन्म के समय में उनका चंद्रमा या लग्न इन तीनों में से किसी एक नक्षत्र में था, उन पर अधिक प्रभाव पड़ेगा। इसके अलावा जिन लोगों की किसी भी ऐसे ग्रह की दशा चल रही है जो इन 3 में से किसी एक नक्षत्र में है, उन पर भी इसका प्रभाव बाकी लोगों के मुकाबले अधिक पड़ेगा। तो अब देखते हैं कि क्या अच्छा परिणाम दे सकते हैं सूर्य तुला राशि में। फिर देखेंगे समस्याएं क्या हैं, फिर उपाय। तो सबसे पहले अच्छा परिणाम देखिए, जैसा मैंने कहा था, सूर्य आत्मा और स्वाभिमान के कारक होते हैं, यानी ईगो और आत्मसम्मान। सूर्य ज्योतिष में राजा कहे गए, इसीलिए मेष राशि में जो पहली राशि आती है उसमें वह उच्च के होते हैं, क्योंकि पहली वस्तु पर राजा का अधिकार होता है। वहीं तुला राशि जो होती है मेष राशि से बिल्कुल अपोजिट, यानी उससे 7वें भाव में होती है कालचक्र की, यानी यह साधारण लोगों को दिखाती है। तो अगर सूर्य राजा है और मेष उसका सिंहासन है, तो तुला साधारण जनता है और बाजार है। इसलिए सूर्य अपने हाई पॉइंट से सबसे अधिक दूर है, 180 डिग्री। इसीलिए तुला राशि सूर्य की नीच राशि कही जाती है, क्योंकि मेष अगर दरबार है तो तुला बाजार है। राजा यहाँ साधारण प्रजा की तरह ही रहेगा। इसलिए कहते हैं कि जब सूर्य तुला राशि में जाते हैं तो उन्हें साधारण व्यक्ति की तरह बिताना पड़ता है, अपने अधिकार को खो देते हैं, इसलिए वह नीच राशि मानी जाती है। यहाँ पर इस बात का ध्यान रखिएगा ज़रूर कि सूर्य जब तुला राशि में जाते हैं तो उनके अहंकार में कमी हो जाती है। यह एक अच्छी बात होती है, सब्लिमेशन ऑफ ईगो को दिखाता है।
यानी बहुत बार ऐसे लोग बहुत सरल और विनयी होते हैं। मेरे कई सारे मित्रों को मैं जानता हूँ जिनका सूर्य तुला राशि में हो, वह बहुत सरल और सीधे हैं, अहंकार शून्य हैं। हाँ, यहाँ इन बात का ज़रूर ध्यान रखना पड़ेगा कि यह अहंकार शून्यता और साधारणत्व तभी आता है जब सूर्य का नीच भंग हो, यानी सूर्य नीच भंग राजयोग बनाए। नहीं तो सूर्य अगर आत्मसम्मान के कारक हैं अहंकार के साथ, तो नीच होने पर अहंकार तो नष्ट होगा ही, आत्मसम्मान भी नष्ट हो जाएगा। ऐसे लोग लो ईगो, लो सेल्फ एस्टीम, लो कॉन्फिडेंस के शिकार हो जाते हैं। लेकिन अभी अच्छी बात यह है कि सूर्य तुला राशि में तो हैं, लेकिन 2 ग्रह उनका नीच भंग कर रहे हैं। सूर्य तुला राशि में है, उसी समय शुक्र भी यहाँ आ रहे हैं। तो शुक्र जो इस राशि के स्वामी हैं वह सूर्य का नीच भंग करेंगे। शनि अपनी उच्च राशि तुला को देख रहे हैं मकर से बैठकर, तो शनि भी देखकर सूर्य का नीच भंग कर रहे हैं। इसलिए यहाँ नीच भंग होने के कारण सूर्य एक बहुत अच्छा नीच भंग राजयोग भी बनाएंगे। फिर भी एक बात मैं आपको कहूँगा, नीच भंग में नीच शब्द पहले आता है और भंग बाद में आता है। तो नीच राशि का परिणाम कुछ न कुछ तो सूर्य देते ही रहेंगे सभी लोगों को, और ग्रहण में होने की वजह से वह प्रभावित भी होंगे। साथ में शनि और शुक्र दोनों सूर्य के शत्रु ग्रह हैं, तो मित्र से नीच भंग न होकर शत्रु से नीच भंग हुआ है, इसलिए समस्याएं कुछ न कुछ रहेंगी ही। परेशानियां तो सबको कुछ न कुछ आने ही वाली हैं। अब देखते हैं कि क्या परेशानियां आ सकती हैं, उपाय क्या हैं। इससे पहले आप लोगों से एक विनम्र निवेदन, अगर अभी तक आपको मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो कृपया इसे लाइक कीजिए, मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्रिप्शन बटन के साथ लगी घंटी को भी ज़रूर दबा दीजिए, ताकि भविष्य में भी जब ऐसे वीडियोज़ मैं आगे बनाऊँ आपको उनकी सूचना तुरंत मिल सके। तो अब देखते हैं कि क्या समस्याएं आ सकती हैं। जैसा मैंने कहा था, सूर्य की यह नीच राशि है। देखिए, सूर्य अग्नि तत्व के ग्रह हैं और तुला राशि के जो स्वामी शुक्र हैं वह जल तत्व के ग्रह होते हैं। तो यहाँ तत्व मैत्री नहीं है दोनों ग्रहों में, इसलिए नीच माने जाते हैं और असहज होते हैं। यहाँ पे सूर्य राजा हैं ज्योतिष में। राजा अधिकार को दिखाता है, कर्म को दिखाता है, जिम्मेदारी को दिखाता है। वहीं शुक्र आमोद प्रमोद और भोग विलास के ग्रह माने गए शुक्र, इसलिए सूर्य का शुक्र से बहुत सहज स्वाभाविक मैत्री नहीं होती है, वैर होता है। सूर्य अगर विद्या है तो शुक्र व्यापार है, सूर्य अगर आत्मा है तो शुक्र संसार है, सूर्य एक को तो शुक्र अनेक को प्रदर्शित करता है। सूर्य जिस तुला राशि में नीच के माने जाते हैं वह काल चक्र की 7वीं राशि आती है। यह ज्योतिष के हिसाब से खगोलीय रूप से शाम का समय माना जाता है, यानी शाम 6 से 8 बजे का समय होता है जन्म कुंडली के 7वें भाव का। इस समय सूर्य अस्त हो रहे होते हैं, वह ढल रहे होते हैं। कर्म से व्यक्ति निवृत्ति लेता है और भोग विलास की तरफ अग्रसर होता है, इसलिए सूर्य यहाँ अपना प्रभाव खो देते हैं। यह भी एक कारण है कि सूर्य यहाँ नीच के होते हैं। अब सूर्य इसी तुला राशि में नीच के साथ साथ परम नीच भी होते हैं, जो 10 डिग्री पर होता है। यहीं से ग्रहण की भी मैं बात करूंगा। तुला राशि में 6 डिग्री 20 मिनट से लेकर 20 डिग्री तक राहु का स्वाति नक्षत्र आता है। सूर्य के सबसे बड़े शत्रु राहु होते हैं, और इसलिए जब यहाँ आए हुए हैं तो साथ ही साथ वह तुला राशि में केतु के साथ भी बैठे, यानी केतु पहले से ही तुला राशि में था जहाँ सूर्य आए हुए हैं, तो केतु के साथ बैठने से ग्रहण, साथ ही साथ राहु अभी मेष राशि से अपनी 7वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहा है, तो ग्रहण की समस्याएं और बढ़ेंगी। और शनि भी 10वीं दृष्टि से सूर्य को देख रहे हैं, तो दोनों शत्रु भी देख रहे हैं और तीसरे शत्रु केतु के साथ सूर्य बैठे हुए हैं। कौन बचा सकता है ग्रहण के प्रभाव से? बृहस्पति सूर्य की रक्षा कर सकते हैं, लेकिन बृहस्पति स्वयं अभी सूर्य से छठे बैठे हुए हैं, उनकी कोई दृष्टि नहीं है, तो किसी तरह का सपोर्ट या सेविंग ग्रेस सूर्य को नहीं मिला हुआ है। अब ग्रहण पर बात करते हैं कि ग्रहण कब होगा, क्या सावधानियां रखनी है। देखिए, यह अक्टूबर 2022 का ग्रहण आंशिक ग्रहण है, यानी पार्शियल सोलर इक्लिप्स है। पार्शियल सोलर इक्लिप्स हमेशा धरती के गोलार्ध में बनता है, जो ध्रुवीय क्षेत्र होते हैं, यानी पोलर रीजन्स। इस बार यह धरती के उत्तरी गोलार्ध यानी नॉर्थ पोलर रीजन्स में बन रहा है।
यह रीजन्स कौन से होते हैं? स्पेशली यहाँ साइबेरिया के आसपास पूर्ण प्रभाव है, तो रशिया, अफ्रीका, यूरोप और एशिया, इन 4 कॉन्टिनेंट्स में यह सूर्य ग्रहण अधिक रूप से दिखाई देगा। तो विश्व स्तर और व्यक्ति स्तर दोनों पर सूर्य ग्रहण का बहुत अधिक प्रभाव इस बार पड़ने वाला है। देखिए, चूंकि रशिया के एरिया में यह सूर्य ग्रहण पूर्ण रूप से प्रभावी है, इसलिए रशियन पेनिनसुला में जो रशिया यूक्रेन वॉर चल रहा है वह बहुत अधिक भयंकर हो जाएगा। सूर्य केतु के साथ ग्रहण में है, यह अस्थिरता को दिखाता है, खास तौर पर राजनीतिक अस्थिरता को। तो बहुत सारी अस्थिरता पॉलिटिकल आएगी बहुत सारे देशों में। जहाँ जहाँ इस सूर्य ग्रहण का प्रभाव आएगा वहाँ राजनीतिक उथल पुथल बहुत मचेगी। व्यक्ति स्तर पर भी इसका प्रभाव पड़ेगा और समाज के स्तर पर भी। देखिए, इस ग्रहण का प्रभाव तुला राशि में है। तुला राशि व्यापार की राशि है। महंगाई बहुत अधिक बढ़ेगी। इसके प्रभाव से व्यापारी वर्ग बेहाल रहेगा। तो सरकारी कर्मचारी से लेकर व्यापारी तक सभी लोग इस ग्रहण से प्रभावित होने वाले हैं। हाँ, उन लोगों पर अधिक प्रभाव पड़ेगा जिनकी स्वयं की कुंडली में सूर्य या तो नीच का है या कमजोर स्थिति में है, उन पर इसका प्रभाव अधिक पड़ेगा। किस दिन ग्रहण हो रहा है? 25 अक्टूबर के दिन भारत में यह ग्रहण शाम को 4:30 बजे से लेकर 5:45 तक दिखाई देगा। उसी दिन गोवर्धन पूजा भी है, तो गोवर्धन पूजा भी प्रभावित होगी। थैंकफुली ग्रहण अमावस्या के दिन नहीं हो रहा है, यानी दिवाली के दिन नहीं हो रहा है, उसके अगले दिन हो रहा है। तो ग्रहण तो उस दिन अमावस्या शाम से लेकर अगले दिन तक है, यानी 24 से 25 तक। तो जैसे ही अमावस्या शुरू होगी तो दिवाली की पूजा हो जाएगी। दिवाली की पूजा प्रभावित तो नहीं हो रही, लेकिन गोवर्धन पूजा ज़रूर प्रभावित हो रही है। 12 घंटे का जो सूतक का नियम होता है, यानी मंदिर मूर्ति को ढक देना और पूजा नहीं करना, उनका पालन आप लोगों को अच्छे तरीके से करना होगा। हाँ, किस मामले में अच्छा होता है? देखिए, सूर्य केतु के साथ ग्रहण में जा रहे हैं, आध्यात्मिक उन्नति के लिए बहुत शुभ होता है यह। सूर्य केतु के साथ जब ग्रहण होता है तो स्टेटस को ब्रेक करने वाला होता है, परिवर्तन के लिए, सोशल ऑर्डर को बदलते हैं, सोसाइटी के एस्टैब्लिश्ड नॉर्म्स डिस्ट्रॉय करते हैं। यानी जो जैसा चल रहा है वैसा चल रहा है का जो एटीट्यूड है उसमें बदलाव की ज़रूरत होती है। बहुत बार हम पूजा पाठ भी करते हैं तो बिल्कुल मैकेनाइज्ड रूप से करते रहते हैं, रोज़ पूजा कर लेते हैं, बस कुछ समय बिता देते हैं। यहाँ जब ग्रहण होता है तो हमारे आध्यात्मिक जीवन में भी उथल पुथल मचाता है। कबीरदास जी कहते हैं, माला फेरत जगमुआ, फिरा न मन का फेर, कर का मन का डारी दे, मन का मन का फेर। अपने आध्यात्मिक जीवन पर भी गौर करने की ज़रूरत बहुत लोगों को होगी और बहुत लोग करेंगे भी। यहाँ शिवपुराण कहता है कि ग्रहण के समय में किया हुआ एक माला का जाप 1.25 माला के बराबर फल देता है। यानी ग्रहण के समय में आध्यात्मिक साधना करनी चाहिए, आप उसका ध्यान ज़रूर रखिएगा। स्वास्थ्य पर लेकिन निगेटिव प्रभाव पड़ता है। आँख, हड्डी, लीवर, स्प्लीन, बोन मैरो और डाइजेशन, इन चीज़ों को सूर्य कंट्रोल करते हैं। इससे जुड़ी हुई समस्या जिन लोगों को है उन्हें अत्यधिक रूप से सावधान रहना पड़ेगा। एक साधारण योग का प्रयोग आपको मैं बता देता हूँ। सूर्य हमारे शरीर में फायर को रिप्रेजेंट करते हैं। बेली जो होता है मणिपुर चक्र यानी सोलर सिस्टम, वहाँ जो डाइजेस्टिव फायर होता है वह सूर्य की वजह से होता है। सूर्य जब ग्रहण में आते हैं तो हमें मणिपुर चक्र पर ध्यान करना चाहिए, रम मंत्र का जाप करना चाहिए या अग्निसार क्रिया करनी चाहिए। अब अग्निसार क्रिया कैसे की जाती है वह मैं आपको वीडियो के जरिए नहीं बता सकता हूँ। आप अपने गुरु से सीखिए या कहीं अच्छे सोर्स से सीखिए, क्योंकि वीडियो से बताया हुआ ज्ञान हमेशा अधूरा होता है। ख़ास तौर पे जो प्रैक्टिकल साधनाएं होती हैं जैसे योग, मैंने तो अपने गुरुजी से सीखा था जो महायोगी थे। तो मैं अपनी क्रियाएं बिना सीखे मैंने भी नहीं की। आपको ही बोलूँगा कि बिना सीखे हुए योग की क्रियाएं नहीं करनी चाहिए। फिर भी क्या क्रिया करने से सूर्य मजबूत होता है वह बताना मेरा काम है, इसलिए मैंने आपको बता दिया। यह ज्ञानवर्धन के लिए है। जो लोग इसको आगे ले जाना चाहते हैं वह योग की साधना में इसका प्रयोग कर सकते हैं। एक बात का और ध्यान रखिए, एक ग्रहण जब होता है तो उससे 2 सप्ताह के अंदर में ही अगला ग्रहण हो जाता है। तो सूर्य ग्रहण अमावस्या को होता है और चंद्र ग्रहण उसकी अगली पूर्णिमा को होता है। इसलिए 8 नवंबर को मेष राशि में ही चंद्र ग्रहण हो रहा है। सबको सावधानी रखनी चाहिए। देखिए, एक ग्रहण का प्रभाव लगभग
12 से 15 दिन रहता है और दूसरा जो ग्रहण आता है उसका प्रभाव उसके 12 से 15 दिन तक रहेगा। यानी 25 नवंबर तक लगभग इन दो ग्रहणों का प्रभाव एक के बाद एक रहेगा ही। सबको सावधानी रखनी पड़ेगी। क्या उपाय करें? अब उपायों पर चर्चा करते हैं। सभी राशियों के लिए उपाय कॉमन है, एक एक करके बताता हूँ। पहला उपाय, मेंटेन लो प्रोफाइल। किसी भी तरह के अहंकार से बचिए, अपने आप को लो प्रोफाइल में रखिए। बहुत अत्यधिक जोश में आकर कोई नया काम शुरू करने की गलती मत कीजिएगा। जो काम कर रहे हैं उनको करने से मना नहीं है, कर्म तो करते ही रहना है, लेकिन ग्रहण के समय में दैव शक्ति कमज़ोर होती है, इसलिए किसी भी शुभ कार्य की शुरुआत नहीं की जाती है। दूसरी बात, गुड़ का अत्यधिक प्रयोग करें। देखिए, ज्योतिष शास्त्र में सूर्य के अन्न को गुड़ बताया गया है। वहीं यह अष्टांग हृदयम नाम की किताब है, यह आयुर्वेद का ग्रंथ है। इसके रचयिता महर्षि वाग्भट्ट कहते हैं कि गुड़ पीने से गुड़ में बहुत गुण होते हैं। गुड़ पीने से शरीर में ताप के गुणों में वृद्धि होती है और शीतलता को भी मिलती है। यानी गुड़ शरीर को गर्म भी करता है और ठंडा भी करता है। यह गर्मी में शरीर को ठंडा करता है और सर्दी में शरीर को गर्म करता है। इसलिए सूर्य का अन्न गुड़ है। देखिए, ज्योतिष और आयुर्वेद दोनों कहीं ना कहीं एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। गुड़ का प्रयोग करने से ग्रहण के प्रभाव में आपको आराम मिलेगा। तीसरा उपाय, देखिए, सूर्य के जो और दूसरे अन्न हैं, यानी गेहूं, गुड़, घी, चना, लाल तिल, इनका दान कीजिए। इन सब को मिला लीजिए, साथ में कुछ पैसा रख लीजिए, इसके 2 हिस्से बनाइए। ग्रहण के दिन इन चीज़ों को संकल्प लेकर अपने पास रख लीजिए। ग्रहण के अगले दिन इसका एक हिस्सा मंदिर में और दूसरा हिस्सा सफाई कर्मचारियों को दे दीजिए। इस दान से भी ग्रहण के बुरे प्रभाव में आराम मिलता है। तीसरा, केसर का तिलक लगाइए। कहाँ लगाना है? सूर्य जब भी ग्रहण में हो तो गुरु चक्र पर केसर का तिलक लगाना चाहिए। सूर्य और गुरु दोनों की ही वस्तु केसर है। तो जैसा मैंने कहा था, गुरु ही ग्रहण के बुरे प्रभावों से रक्षा कर सकते हैं, लेकिन इस बार गुरु तो सूर्य को देख नहीं रहे हैं इस ग्रहण में और गोचर में, इसलिए गुरु को एक्टिवेट करना होगा। कैसे एक्टिवेट करें? गुरु चक्र पर केसर का तिलक लगाकर। यह आज्ञा चक्र होता है, इसके ऊपर ललना चक्र है, फिर गुरु चक्र है। इसलिए योग शास्त्र में यहाँ से लेकर यहाँ तक 3 चक्र हैं। यह 2 छोटे चक्र होते हैं, यह बड़ा चक्र आज्ञा चक्र, प्रमुख चक्र, और इसके ऊपर जिसे हम सहस्त्रार भी कहते हैं। लेकिन आज्ञा और स्वाधिष्ठान के बीच में 2 छोटे चक्र होते हैं, इन्हें उपचक्र कहा गया, जिन्हें ललना चक्र और गुरु चक्र कहा गया। तो गुरु चक्र पर केसर का तिलक लगाने से सूर्य और गुरु दोनों ही शुभ होते हैं और शिव का आशीर्वाद भी मिलता है। इसके साथ साथ एक बात का और ध्यान रखिए कि आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ कीजिए। ओम घृणि सूर्याय नमः सूर्य का मंत्र है, उसका पाठ कीजिए। गुरु गायत्री पढ़िए, शिव का मंत्र पढ़िए, इनसे भी आपको लाभ होगा। ग्रहण के बाद पूरे घर को गंगा जल से धोना चाहिए या छिड़कना चाहिए। अपने घर की मंदिर, अपने घर की देवस्थान, मूर्ति को भी शुद्ध कर देना चाहिए। तुलसी का प्रयोग करना चाहिए। इनसे ग्रहण के बुरे प्रभाव में आपको मुक्ति मिल जाती है, आराम मिल जाता है। तो अब मैंने सारे उपाय भी बता दिए। अब सभी 12 राशियों का राशिफल हम एक एक करके देखते हैं। सबसे पहले मेष राशि से शुरुआत करते हैं। मेष राशि के लिए सूर्य का ग्रहण 7वें भाव में हो रहा है। मेष के लिए सूर्य का ग्रहण आपको धन का लाभ जरूर दे सकता है, यह एक अच्छी बात होगी। लेकिन चूंकि सूर्य आपके 5वें घर के स्वामी हैं और 7वें में बैठे हैं, इसलिए आपको संतान और स्त्री संबंधी चिंता परेशान कर सकती है। सोशल इमेज का अत्यधिक आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हालांकि अच्छी बात, जैसा मैंने कहा था कि आपको धन का लाभ तो हो सकता है, क्योंकि 7वें घर के मालिक शुक्र इसी राशि में रहेंगे और यहाँ पर सूर्य का नीच भंग भी हो रहा है। तो धन के लिए बिल्कुल बुरा नहीं है, व्यापार के लिए बुरा नहीं है, लेकिन रिश्तों के लिए और आपसी संबंधों के लिए आपको सतर्कता बरतनी पड़ेगी। साथ ही साथ अपनी सामाजिक छवि का ज़्यादा ध्यान आपको रखना पड़ेगा। किसी तरह के हड़बड़ी से बचिए। रैश डिसीजंस लेने से आपको बचना पड़ेगा, क्योंकि सूर्य जब नीच के होते हैं तो बहुत बार व्यक्ति में कॉन्फिडेंस कम हो जाता है और ओवर कॉम्पनसेट करने के लिए, चूंकि नीच भंग हो रहा है, वह हड़बड़ी में निर्णय लेता है, जिससे उसका लॉन्ग टर्म लॉस होता है।
इसी से आपको सतर्क रहना पड़ेगा। अगर आप सोच समझ कर अपने निर्णय लेंगे तो आपको तकलीफ नहीं आएगी। खास तौर पर धन के मामले में तो बिल्कुल भी बुरा नहीं है मेष राशि के लोगों के लिए। हाँ, वीडियो के शुरू में जो मैंने 4-5 उपाय बताए हैं, अगर उनको आप कर लेंगे तो सूर्य यहाँ आपको अच्छा ही परिणाम देकर जाएंगे। वृष राशि के लिए सूर्य का ग्रहण और नीच राशि में गोचर उनके छठे भाव से हो रहा है। छठे भाव में सूर्य का नीच राशि में गोचर करना सेहत की समस्याएं ला सकता है। खास तौर पर वहां शुक्र भी बली हैं, तो बली शुक्र छठे भाव में अच्छे नहीं माने जाते हैं और केतु के बैठने से आपको कुछ ऐसी बीमारियां परेशान कर सकती हैं जिनका आपको डायग्नोसिस प्रॉपर नहीं मिल पाए, यानी आपको जो समस्या है डॉक्टर भी उसको ठीक से पकड़ नहीं पाएंगे और आप दवाइयाँ और डॉक्टर बदलते रह जाएंगे। यहाँ यह समस्या अधिक बढ़ रही है क्योंकि ग्रहण भी आपके लिए अच्छी सूचना नहीं लेकर आ रहा है। सेहत की समस्या तो आ रही है, किसी तरह के लीगल मैटर से भी आपको परेशानी हो सकती है। माता के स्वास्थ्य को लेकर और पिता के स्वास्थ्य को लेकर भी आपको अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। तो वृष राशि के लोगों के लिए ग्रहण कुछ बहुत अच्छा नहीं हो रहा है, आपको अधिक सावधानी रखनी पड़ेगी। किसी तरह का नया घर, नई गाड़ी लेने से अभी आपको बचना है जब तक सूर्य इस राशि में है। वीडियो के शुरू में जो मैंने 4-5 उपाय बताए हैं, आप उन्हें कर लेंगे तो आपकी कम से कम रक्षा होती रहेगी, स्टेटस को मेंटेन रहेगा। नहीं तो वृष राशि के लोगों के लिए ग्रहण बहुत मुश्किलें लेकर आ रहा है। मिथुन राशि के लिए सूर्य का ग्रहण और सूर्य का नीच राशि में जाना समस्याएं बढ़ा रहा है। संतान की चिंता आपको ज़्यादा परेशान करेगी, खास तौर पर संतान की सेहत। साथ ही यह देखिए कि आप लोगों की शनि की ढैया भी चल रही है और शनि सूर्य को देख भी रहे हैं, तो अपनी सेहत को लेकर भी आपको सावधान रहना चाहिए क्योंकि शनि आपके अष्टम भाव, बीमारियों के घर के मालिक बनते हैं। हाँ, एक बात का यहाँ लाभ ज़रूर है कि चूंकि शुक्र 5वें घर में यहाँ बैठे हुए हैं, सूर्य का नीच भंग हो रहा है, तो पैसे तो आते रहेंगे, पैसे की समस्या नहीं होने वाली है, लेकिन खर्चे आपके कंट्रोल से बाहर रहेंगे। तो जितना आएगा उतना चला जाएगा। फिर भी संतोष की बात यह है कि पैसे का आना रुकेगा नहीं। लेकिन जो लोग भी सरकारी क्षेत्रों में काम करते हैं उन्हें अपने अधिकारियों से संबंधों को लेकर अत्यधिक सतर्क रहना पड़ेगा। किसी तरह से भी वाद विवाद से बचें, नहीं तो पद की हानि भी हो सकती है। तो ज्योतिष का लाभ यही है कि हम पहले से जानें कि ग्रह कैसे आ रहे हैं और हमें क्या संभावनाएं मिल सकती हैं, अच्छी या बुरी। अच्छी है तो उन्हें हमें ले लेना चाहिए, बुरी हैं तो उनसे अपना बचाव कर लेना चाहिए। तो बचाव से बात करूं तो वीडियो के शुरू में जो मैंने 4-5 उपाय बताए हैं सूर्य के नीच राशि में जाने और ग्रहण में शामिल होने पर, उन्हें आप कर लेंगे तो आपकी रक्षा ज़रूर होती रहेगी। कर्क राशि के लिए सूर्य का ग्रहण आपके चौथे भाव से हो रहा है। चौथा भाव हमारे मन, माँ और परिवार को दिखाता है। यहाँ सूर्य का नीच होना आपको चिंताओं में डालेगा इन बातों को लेकर, लेकिन चूंकि यहाँ शुक्र भी बैठे हुए हैं और अपनी राशि में मजबूत होकर बैठे हुए हैं, आपके इनकम के घर के भी मालिक हैं, तो किसी न किसी तरह से आपकी इनकम तो जनरेट होती रहेगी। किसी पुरानी प्रॉपर्टी से जुड़ा हुआ कोई विवाद है, वह भी अभी ठीक होने के योग आपके दिख रहे हैं। तो काम में अगर आप अपना मेंटेन करेंगे लो प्रोफाइल तो आपको समस्या नहीं होगी, लेकिन काम की जगह पर अगर ईगो क्लैशेस में जाएंगे तो आपको वर्क प्लेस पे परेशानियां आएंगी। तो इनसे आपको सावधानी रखनी पड़ेगी। अपना प्रोफाइल लो रखिए, यानी अपने काम से काम रखिए तो अधिक अच्छा रहेगा। किसी तरह का वाहन चलाते समय आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। इन महीनों में हो सके तो पब्लिक ट्रांसपोर्ट का यूज़ कर लें या ड्राइवर का प्रयोग करें, नहीं तो खुद से वाहन चलाने पर ज़्यादा सावधानी रखिए, चोट चपेट होने के योग बन सकते हैं, सावधान रहिएगा। क्या हम उपाय करें कि सूर्य के नीच राशि में जाने से और ग्रहण में जाने से हमें परेशानी नहीं हो? इसके लिए मैंने आपको वीडियो के शुरू में ही 4 से 5 उपाय बता दिए थे, वह आसानी से आप चाहें तो कर सकते हैं, तो ग्रहण के प्रभावों से आपकी रक्षा हो जाएगी। सिंह राशि के लिए सूर्य आपकी राशि के स्वामी हैं और वह अपनी नीच राशि में जा रहे हैं, साथ में ग्रहण में भी जा रहे हैं। तो आपको सावधानी तो अधिक रखनी पड़ेगी क्योंकि राशि के स्वामी ही कमज़ोर हो रहे हैं। हाँ,
एक अच्छी बात ज़रूर है कि उनका नीच भंग ज़रूर हो रहा है, तो आप परेशानियों में आएंगे तो अवश्य, लेकिन उन परेशानियों से निकलने का रास्ता भी आपको मिल जाएगा, वह भी अपनी सूझबूझ और अपनी हिम्मत से। क्योंकि सूर्य जिस तीसरे घर में जाकर नीच के हो रहे हैं और ग्रहण में शामिल हो रहे हैं, वह हमारे आत्मसम्मान और हमारी सूझबूझ और हिम्मत को दिखाता है। तो अपनी ही मेहनत से आप अपनी ही हिम्मत से, अपने ही प्रयोगों से अपनी समस्या का इलाज ढूंढ सकते हैं। इसलिए अपना कॉन्फिडेंस मत कम होने दीजिएगा। यह निश्चित जानिएगा कि अगर आप किसी परेशानी में आते भी हैं, जो कि आना तो है क्योंकि सूर्य नीच में जा रहे हैं और ग्रहण में हैं, तो भी आप अपनी सूझबूझ से उससे बचने का रास्ता निकाल लेंगे। यह आपके लिए सिल्वर लाइनिंग है। इन बातों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। हाँ, किसी नए काम की शुरुआत ना करें तो अच्छा रहेगा। ख़ास तौर पर जो लोग भी मीडिया में हैं, कंसल्टेशंस के फील्ड में हैं, यानी एडवाइजरी रोल में हैं, कोई इंडिपेंडेंट काम करते हैं, फ्रीलांसिंग करते हैं, उनको बहुत सोच समझकर बोलना और लिखना होगा। नहीं तो आपके कुछ बोलने या लिखने से आप परेशानी में आ जाएंगे, किसी को आहत करेंगे और कोई आपको परेशान भी कर सकता है। अकाउंटेबिलिटी फिक्स करने में आपकी परेशानी आएगी, तो सावधान रहिएगा। वीडियो के शुरू में जो मैंने 4-5 उपाय बताए हैं, उनको कर लेने से आपकी रक्षा होती रहेगी। कन्या राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके दूसरे भाव से होगा, जहां वह नीच राशि में रहेंगे और ग्रहण में रहेंगे। सूर्य आपके 12वें खर्चे के घर के स्वामी हैं, तो खर्चे आपके बहुत बढ़ते हुए दिख रहे हैं। किसी न किसी तरह के रोग और मुकदमों पर भी आपको पैसे खर्च करने पड़ सकते हैं। अच्छी बात यहाँ यह होगी कि जो लोग भी विदेश जाना चाहते हैं या विदेशों से जुड़ा हुआ जिनका कोई व्यापार है, उनके लिए अच्छा है। इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का काम जो करते हैं उनके लिए अच्छा है। यहाँ शुक्र आपका धन बढ़ाएंगे। सूर्य भी आपको अचानक किसी तरह का लाभ भी दे सकते हैं, खास तौर पर जो लोग सरकारी क्षेत्रों में हैं। लेकिन यह तभी होगा जब आप बहुत ही अपना व्यवहार संयमित रखेंगे और लो प्रोफाइल मेंटेन करेंगे। अगर आप ईगो क्लैशेस करेंगे तो आपके लिए समस्याएं बहुत अधिक बढ़ जाएंगी। खास तौर पर दूसरे भाव में, वाणी भाव में चूंकि सूर्य नीच के हो रहे हैं, इसलिए वाणी में कठोरता से केतु के कारण भी होती है। वाणी में कठोरता दूसरे भाव में, तो सूर्य यहाँ केतु के साथ रहेंगे, तो वाणी में कठोरता की वजह से आप परेशानी में आ सकते हैं। अपने परिवार में भी किसी से क्लैश हो सकता है, उससे आपको बचना पड़ेगा। बाकी अगर आप अपने व्यवहार को संयमित रख सकें तो आपके लिए सूर्य का गोचर बुरा नहीं रहेगा। हाँ, फिर भी जो समस्याएं आती हैं उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने 4-5 उपाय बताए हैं, उन्हें आप चाहें तो कर सकते हैं। तुला राशि के लिए सूर्य का गोचर आपकी राशि के ऊपर से हो रहा है और यहाँ वह नीच राशि में रहेंगे, ग्रहण में भी रहेंगे। सेविंग ग्रेस यह है यहाँ पर कि शुक्र जो आपकी राशि के स्वामी है वह यहीं पर हैं, तो सूर्य का नीच भंग कर रहे हैं। लेकिन फिर भी सूर्य के नीच में होने से आपको कुछ समस्याएं ज़रूर आएंगी जो आपकी आय से जुड़ी होंगी, यानी इनकम से जुड़ी हुई। इस समय में आपकी आय को निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा सूर्य का यह गोचर। पैसे की परेशानी हो सकती है, पैसों के लिए आपको संघर्ष करना पड़ेगा। मनी फ्लो इतना इजी नहीं होगा आपके लिए, खर्चे भी आपके बढ़े रहेंगे और पैसे की इनकम को निगेटिवली इम्पैक्ट करेगा। हाँ, लेकिन चूंकि सूर्य का नीच भंग यहाँ हो रहा है और शुक्र अपनी ही राशि में है, तो एक बात ज़रूर रहेगी कि इस समय जो आप व्यापार और व्यवहार बनाएंगे लोगों से, यानी जो कॉन्टैक्ट्स बनाएंगे, वह आपके आगे बहुत काम आएगा। तो यह समय इन्वेस्ट करने का है लोगों में और अपने काम में, रिटर्न्स एक्सपेक्ट करने का नहीं है। चूंकि सूर्य सरकारी वर्ग को रिप्रेजेंट करते हैं, इसलिए जब भी राशि के ऊपर सूर्य गोचर करते हैं तो सरकार में हमारा प्रभाव बढ़ता है। हालांकि सूर्य नीच के हैं तो सरकारी लोगों से तकलीफ भी आती है, लेकिन चूंकि नीच भंग में है, अगर आपने लो प्रोफाइल मेंटेन रखा, ईगो से बचे रहे, तो आपका सरकार में दखल बढ़ेगा। सरकारी लोगों से आपको लाभ होने की उम्मीद दिखती है निश्चित तौर पर। फिर भी स्वास्थ्य को लेकर तो अत्यधिक सावधानी रखनी पड़ेगी आपको, क्योंकि सूर्य आंखों के और पित्त के, लीवर के भी कारक माने जाते हैं। तो आपको सर में और लीवर में कुछ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं। विशेष रूप से सावधान रहिएगा। जीवन साथी के लिए भी सूर्य का यह गोचर निगेटिव ही रहेगा। जिन लोगों को पिता की सेहत से कुछ परेशानी है, वह लोग अत्यधिक सतर्क हो जाएं। पिता के लिए यह समय परेशानी का हो सकता है। फिर भी
वीडियो के शुरू में जो मैंने 4-5 उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लेंगे तो सूर्य का यह गोचर आपको ज़्यादा नुकसान पहुँचाए बिना गुजर जाएगा। वृश्चिक राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 12वें भाव से हो रहा है, व्यय और विदेश के भाव से। तो देखिए, सूर्य आपके कर्म स्थान के स्वामी बनते हैं और 12वें भाव से गोचर कर रहे हैं। केतु के साथ हैं, जो विदेश का प्रिंसिपल प्लैनेट माना जाता है, राहु और केतु, और राहु उनको देख रहे हैं। यहाँ अच्छी बात यह है कि जिन लोगों को भी बाहर जाने की इच्छा है, विदेश में नौकरी पाने या सेटल होने के लिए, उनके लिए तो बहुत अच्छा समय है। सूर्य आपको बाहर जाने में बहुत मदद करेंगे। आप अपने डॉक्यूमेंट्स प्रोसेसिंग में डाल सकते हैं, या जिन लोगों का वीज़ा हो चुका है वह इस दशा में बाहर जाने में सफल हो जाएंगे। लेकिन जो लोग बाहर से, जिनका कोई कनेक्शन नहीं है, यानी विदेश से किसी मल्टीनेशनल कॉरपोरेशन में नौकरी नहीं करते हैं, विदेश से कोई संबंध नहीं, इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम नहीं है, विदेश जाना नहीं चाहते, फिर उनके लिए समस्याएं यहाँ सूर्य देंगे ज़रूर, क्योंकि कर्म स्थान के स्वामी, पिता के स्थान के स्वामी नीच होकर 12वें लॉस के घर में जा रहे हैं और ग्रहण में भी हैं। तो बहुत सावधानी रखनी पड़ेगी। खर्चे आपके बहुत अधिक बढ़ जाएंगे। ट्रांसफ़र के बहुत सारे लोगों के योग बन सकते हैं जो वृश्चिक राशि के हैं, और इसमें आपका धन का भी नुकसान होता हुआ दिख रहा है, खास तौर पर सेहत संबंधित। तो वृश्चिक राशि के लोगों के लिए यहाँ उनके मित्र सूर्य का और जो कर्म स्थान के स्वामी हैं उनका ऐसा गोचर आपके लिए अच्छा तो नहीं है। चूँकि 12वें घर के मालिक शुक्र वहीं बैठे हुए हैं, इसलिए वह आपके खर्चे बढ़ाते रहेंगे। तो इनकम से अधिक खर्च होगा और भाग दौड़ बहुत अधिक बनी रहेगी। चाहे वह आपका ट्रांसफ़र हो, चाहे लीज़र ट्रैवल हो। अच्छा होगा तो लीज़र ट्रैवल घूम फिर कर आएंगे, और जिन लोगों की अपनी कुंडली में समय कुछ अच्छा नहीं है, उनके लिए ट्रांसफ़र की परेशानी हो सकती है, वह भी सरप्राइज़ ट्रांसफ़र। इन सब चीज़ों से बचने के लिए और अपनी रक्षा करने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने 4-5 उपाय बताए हैं, आप चाहें तो उन्हें कर सकते हैं। धनु राशि के लिए सूर्य का गोचर 11वें भाव में हो रहा है। सूर्य आपकी राशि के स्वामी बृहस्पति के मित्र हैं और आपके भाग्य भाव के स्वामी बनते हैं। तो भाग्य के स्वामी का 11वें इनकम के घर से गोचर करना अच्छा है, भले ही वह नीच के हैं, भले ही वह ग्रहण में है, क्योंकि महर्षि पराशर कहते हैं 11वें भाव में कोई भी ग्रह बैठे जन्म कुंडली में या गोचर करे, वह किसी भी स्थिति में हो, वह लाभ ही देता है। उच्च होगा तो लाभ अधिक होगा, नीच होगा तो लाभ कम होगा, लेकिन लाभ तो हर परिस्थिति में देगा। इसलिए 11वां गोचर सूर्य का आपके लिए अच्छा है। हाँ, एक बात ज़रूर ध्यान रखिएगा कि मित्र वर्ग से आपको ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी, किसी तरह का धोखा मिल सकता है। सूर्य और केतु का योग धोखा दिलाता है। तो आप अगर पार्टनरशिप में काम करते हैं तो ज़्यादा सावधानी रखिए। अकेले काम करते हैं तो फिर कोई समस्या नहीं होगी। खास तौर पर जो लोग सरकारी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उन्हें ज़्यादा सावधानी रखनी पड़ेगी। पेपर वर्क करते समय, टेंडर्स भरते समय आपको विशेष सावधान रहना पड़ेगा, नहीं तो समस्या आ सकती है। संतान पक्ष से भी आपको कुछ चिंता हो सकती है। राहु का वहाँ से गोचर करना और सूर्य को देखना, यह आपको तकलीफ में डाल सकता है। फिर भी जैसा मैंने कहा, पैसे के लिए और भाग्य के लिए यह समय बुरा नहीं है। ग्रहण होने के बावजूद भी आपके लिए अच्छा रहेगा। शुक्र चूंकि 11वें घर के मालिक हैं, इनकम के घर के, और वह यहीं बैठे हुए हैं, वह भी लाभ दे रहे हैं और वह सूर्य का नीच भंग भी कर रहे हैं। तो अभी यहाँ सूर्य और शुक्र दोनों ही मजबूत हैं इनकम के घर में, इसलिए आपकी इनकम और इच्छा पूर्ति होती रहेगी। कुछ जो समस्याएं आ भी सकती हैं आपकी साढ़े साथी की वजह से और इस गोचर की वजह से, उनसे बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने 4 से 5 उपाय बताए हैं, आप उन्हें चाहें तो कर सकते हैं। मकर राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 10वें कर्म स्थान में हो रहा है, जहां वह नीच के हैं। सूर्य आपकी राशि के स्वामी शनि के मित्र नहीं है, आपके 8वें यानी समस्याओं के घर के मालिक हैं, और अभी वह नीच राशि में होकर आपके कर्म भाव से गोचर कर रहे हैं, जहां आपकी शनि की साढ़े साती अभी चल ही रही है। सब मिलाकर मकर राशि वाले लोगों के लिए यह गोचर अच्छा नहीं है। वह ग्रहण में भी है। 10वां घर पिता और अधिकारियों को भी दिखाता है, तो पिता को लेकर परेशानी और अधिकारियों से समस्या आपको हो सकती है। एक ही सेविंग ग्रेस है, यानी हम यह कह सकते हैं कि सिल्वर लाइनिंग है कि 10वें घर के स्वामी शुक्र अभी 10वें घर में ही बैठे हुए हैं, तो वह आपकी रक्षा तो ज़रूर करेंगे। सूर्य भी नीच भंग में है,
तो परेशानियां तो ज़रूर देंगे, लेकिन अगर आपने अपने मन को ठंडा रखा, गुस्से से बचा सके, अपने आप को ईगो क्लैशेस से बचा सके अपने वर्क प्लेस पे, तो समस्याएं आने के बावजूद भी आप उनसे निकलने का मार्ग ज़रूर ढूंढ लेंगे। जो लोग बैलेंस नहीं मेंटेन करेंगे, अपना मेंटल इक्विलिब्रियम नहीं मेंटेन करेंगे, जल्दी जल्दी गुस्सा हो जाएंगे, उनके लिए बहुत समस्याएं आ सकती हैं। कार्य प्लेस पे अचानक आपका ट्रांसफ़र भी हो सकता है और आपको नौकरी में परेशानी हो सकती है। एडवर्स रिमार्क्स आपके अथॉरिटीज़ आपके खिलाफ दे सकते हैं, डिमोशन तक कर सकते हैं। बहुत हद तक आपको सावधानी बचाकर चलनी पड़ेगी, नहीं तो काम को लेकर यहाँ बड़ी समस्याएं आ रही हैं। बहुत सारे लोगों की नौकरी में बदलाव भी होने के संकेत दिख रहे हैं, या ट्रांसफ़र भी। तो जो लोग नई नौकरी ढूंढ रहे हैं उनके लिए अच्छा है। जो नई नौकरी नहीं ढूंढ रहे हैं या काम बदलना नहीं चाहते हैं, उनके लिए यह समय तकलीफ़ का हो सकता है। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने 4 से 5 उपाय बताए हैं, आप उन्हें कर लेंगे तो यह सूर्य का गोचर आपको नुकसान पहुंचाए बिना गुजर जाएगा। कुंभ राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 9वें भाव से, धर्म भाव से हो रहा है। भाग्य के घर से, अधिकारी और पिता के घर से हो रहा है, और वह भी अपनी नीच राशि में। नीच राशि से कोई भी गोचर अगर 9वें भाव से होता है तो धर्म की हानि करता है, वह भी सूर्य का। सूर्य आत्मा के कारक होते हैं, यानी आपका नुकसान तभी होगा जब आप धर्म से दूर रहेंगे। अगर आप धर्म को धारण करके रहेंगे तो आपका नुकसान नहीं होगा या बहुत कम होगा, मैनेजेबल होगा। भगवान गीता में कहते हैं, धर्मो रक्षति रक्षितः। जो धर्म की रक्षा करता है, धर्म उसकी रक्षा करता है। तो अगर आपको इस नीच के गोचर से अपनी रक्षा करनी है तो अत्यधिक धार्मिक बनिए, मेरी यही सलाह है। दान भी करिए। वीडियो के शुरू में जो मैंने उपाय बताया उनमें दान भी है, किन चीज़ों का दान करना है। अधिकारी वर्ग से किसी तरह के क्लैश से बचिए। नवा घर अधिकार का होता है, यानी हमारे अधिकारियों का, बॉसेस का। पिता का होता है, पिता की सेहत आपको चिंता में डाल सकती है। वाइफ के लिए भी यह आपकी परेशानी का समय हो सकता है, उनकी सेहत को लेकर आप परेशान होंगे। खर्चे आपके बढ़ सकते हैं। सूर्य यहाँ केतु के साथ है, तो अपनी बुद्धि की विफलता के कारण आप गलत इन्वेस्टमेंट्स करेंगे, क्योंकि सूर्य केतु आदमी को ईगो बहुत हाई कर देता है। व्यक्ति जो गलत भी होता है उसको ठीक से देख नहीं पाता, अच्छी सलाह को भी दरकिनार कर देता है, धोखा उसको बहुत मिलता है। इसलिए यहाँ जो ग्रहण हो रहा है वह आपको, आपकी आत्मा को ढक देगा। सही निर्णय लेने में आपको समझ की कमी हो जाएगी। इसलिए मैं कह रहा हूँ, अपने गुरु मंत्र का जप करें और भगवान की आराधना करें। इन सब बुरे प्रभावों से बचने के लिए वीडियो के शुरू में जो मैंने आपको 4-5 उपाय बताए हैं, आप उन्हें कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। नहीं तो नौकरी और कार्य क्षेत्र पे अचानक बड़े परिवर्तन के योग दिख रहे हैं। मीन राशि के लिए सूर्य का गोचर आपके 8वें भाव से होगा। 8वें भाव से सूर्य का गोचर अच्छा नहीं माना जाता है। खास तौर पर जो व्यक्ति आध्यात्मिक नहीं हो उनके लिए बड़ी समस्या देता है। सांसारिक चीज़ों के लिए नुकसानदायक होता है। हाँ, एक चीज़ अच्छी बात यह है कि यहाँ सूर्य एक विपरीत राजयोग बना रहे हैं, यानी आपके 6ठे भाव के मालिक है और 8वें घर में जा रहे हैं, तो विपरीत राजयोग है। साथ ही साथ चूंकि शुक्र जो यहाँ तुला राशि के मालिक हैं 8वें घर के, वो भी यहीं बैठे हुए हैं, तो आपके लिए एक नीच भंग राजयोग भी बन रहा है। तो 2 तरह के राजयोग आपके बन रहे हैं, लेकिन इनका फ़ायदा उन्हें ही मिलेगा जो स्पिरिचुअल हैं। बाकी लोगों को फ़ायदा नहीं मिलेगा, बाकी लोगों को नुकसान होगा, क्योंकि यहाँ परेशानियाँ बहुत बढ़ती हुई दिख रही हैं। सूर्य का 8वां गोचर सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है, चिंताएं देता है, खर्च बढ़ा देता है। 8वां घर संसार का नहीं है, 8वां घर असार का है, यानी आध्यात्म का है, समाधि का है। संसार नहीं है, यह समाधि है, ध्यान है, संसार से दूर जाना। तो जो लोग भी योग करते हैं, ध्यान करते हैं, पूजा पाठ करते हैं, उनके लिए अच्छा है। यहाँ 8वें घर का मालिक भी बैठा हुआ है, यानी शुक्र यहीं बैठा हुआ है। जो लोग भी शेयर मार्केट से जुड़ा हुआ काम करते हैं उनके लिए भी अच्छा है। आपको अचानक से कहीं दैवीय मदद मिल सकती है। इंट्यूशन आपकी अभी बहुत बढ़ जाएगी, जिसको कहते हैं सिक्स्थ सेंस, यानी 6ठी इंद्रिय आपकी अभी जागृत रहेगी। अगर उसका प्रयोग आप आध्यात्मिक कार्यों में करें तो उसका आप पर अच्छा प्रभाव पड़ेगा। सांसारिक कामों में भी करेंगे तो जो शेयर मार्केट में है, फाइनेंशियल सर्विसेज में है, उनको इसका कुछ लाभ मिलेगा, लेकिन सेहत की समस्या सबको ही आने वाली है। तो वीडियो के शुरू में जो मैंने 4-5 उपाय बताए हैं उन्हें आप कर लेंगे तो अच्छा रहेगा। देखिए, ग्रहण 25 अक्टूबर को हो रहा है, दिवाली के अगले दिन। सूर्य की शक्ति कमज़ोर रहेगी, लेकिन
माता की शक्ति बढ़ी रहेगी, क्योंकि उससे एक दिन पहले दिवाली है और शुक्र उस समय अपनी ही राशि में है। दिवाली पूजा अच्छे से कीजिए और माँ को प्रसन्न कीजिए, तो सूर्य का ग्रहण भी आपको नुकसान नहीं पहुँचाएगा। मेरी ऐसी ही सबके प्रति विनम्र प्रार्थना है। ईश्वर सबका कल्याण करें। हरि ओम।